नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आप हमारे साथ देख रहे हैं एक नया सीरीज आज से शुरू कर रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा वक्त है नहीं, हरियाणा में लोग पोलिंग के लिए जाएंगे और फिर 8 अक्टूबर को ये पता चलेगा कि अगली सरकार किसकी है। तो जाहिर है कि जब चुनाव आता है तो बेसब्री से आप इंतज़ार करते हैं थर्मामीटर। तो इस बार भी है थर्मामीटर शशि रंजन वाला, और इस थर्मामीटर शशि रंजन वाला जो थर्मामीटर है उसमें चुनावी मिर्च मसाला तो होता ही है, और जो पहले मेहमान हैं इसमें वो हैं बहुत ही ख़ास हैं, आईएनएलडी के कर्ता धर्ता है। और जब भी मैं उनका जिक्र करता हूं तो ये ज़रूर कहता हूं कि किसान आंदोलन के वक्त चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर पूरे हिंदुस्तान में किसी एक आदमी ने इस्तीफ़ा दिया था, तो वो अभय सिंह चौटाला ने। बाई इलेक्शन हुआ, दोबारा जीत करके आ गए। अब इस बार बहुत लोगों की बहुत कुछ दाव पर भी है, साख पे भी है। बहुत बहुत स्वागत है अभय जी। बहुत धन्यवाद, स्वागत। तो ये थर्मामीटर है शशि रंजन वाला। अब आपको पता है कि चुनाव का वक्त आ गया है, तो थर्मामीटर तो सर हम लगाते ही रहते हैं। आपका मीटर मैंने कई बार लगा के देखा जी, तो हमने कहा कि इस बार शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। अब ये देखिए, मिर्च भी है ना, मसाला भी है, ये मीठी मिर्ची है और चुनाव भी है। अब तो सब शुरू हो गया, अब 20-25 दिन का पूरा खेल है। तो क्या लगता है आपको, कुल मिला के स्थिति क्या है? मैंने आपको बहुत पहले एक बात कही थी जी, कि हमारा जो गठबंधन है वो अब की बार सत्ता में आएगा। सत्ता में आएगा? हाँ। कैसे? आज भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत बड़े विरोध का सामना कर रही है। भाजपा की हालत आज खराब है। कांग्रेस अपनी लिस्ट भी जारी नहीं कर पा रही, अपनी लिस्ट भी जारी नहीं कर पा रही। इसलिए नहीं कर पा रही, कांग्रेस को इस बात का बहुत बड़ा डर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत लोगों को सबज बाग दिखाए कि आपको मैं टिकट दिलवा के लाऊंगा, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को जमीन बेचने पे भी मजबूर कर दिया। लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए इनके ऊपर। विशेष रूप से जब एक यात्रा निकाली इन्होंने पिछले दिनों, दीपेंद्र को ये प्रपोज करना चाहता था हरियाणा में, प्रोजेक्ट कर रहा था कांग्रेस में। उसको कहा कि तू पूरे हरियाणा में जा, और पूरे हरियाणा में जा करके कांग्रेस के लिए जहाँ काम कर, वहीं तू अपनी पहचान भी लोगों में पूरी तरह से पूरी पकड़ कर ले। उसमें बहुत सारे लोगों को इन्होंने फ़ोन कर करके कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ लेके आओ, आपको टिकट देंगे, आपको टिकट देंगे। सबके कान में टिकट की बात कही, भी अपनी ताकत दिखाओ, अपनी अपनी ताकत दिखाओ। सबने भीड़ जुटाई, भीड़ भी जुटी, लेकिन अब वो परेशानी का कारण हो गया। नहीं, नतीजा ये है उसका कि फिर इन्होंने एक नाटक किया कि 20-20 हजार रुपया दे करके अपना फार्म भरो। ताज़ा उदाहरण बताता हूँ उसका। एक जुलाना से 80 लोगों ने फार्म भरे। 80 का मतलब 16 लाख रुपए इकट्ठा किया, और टिकट ऐसे व्यक्ति को दे दी जिसने फार्म ही नहीं भरा, एक पैसा भी जमा नहीं कराया। एक दिन पहले कांग्रेस ज्वाइन कराई, अगले दिन उसको टिकट हमारी। वो 80 लोग हुड्डा के घर के बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पैसे वापस करो, हमारे में से टिकट दी तो अलग बात थी, 20 हजार वाले को तो दी, आपने तो ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दी जिसने एक पैसा भी नहीं दिया। कांग्रेस में बहुत बड़ी भगदड़ मची। लेकिन आपको ये लगता नहीं अभय जी, जब हम कांग्रेस की या बीजेपी की बात करते हैं तो उसका एक पहलू तो ये भी है ना कि उनके यहाँ उम्मीदवारों की नहीं की कहते थे भीड़ ज़्यादा है। अब भीड़ वहाँ ज़्यादा होती है जिनसे ज़्यादा उम्मीद होती है। नहीं, आप ये भी मान के चलो कि भीड़ से विद्रोह भी होता है। हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन भीड़ वही होगी जहाँ उम्मीद है। हाँ, तो भीड़ हमारे पास भी है। हमारे पास भी टिकट वालों की लाइन है, टिकट मांगते हैं। आप
दूर मत जाओ, अभी नीचे जाओगे जब यहाँ से देखना कितने लोग बैठे होंगे, कितने साथी आए होंगे। लेकिन हमारी पार्टी में एक डिसिप्लिन है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता को हमने खुल के कहा भी हर एक किसी की मन की इच्छा होती है कि मैं एमएलए बनूं, जो काम करेगा वो चाहते। हाँ ठीक है, और गलत भी नहीं है। हाँ, नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने उनको एक बात शुरू से कही है, भाई टिकट किसी एक साथी को मिले, हम सर्वे करवा लेंगे अपने तौर पे, जिसका सर्वे में नाम सबसे ऊपर आ जाएगा उसको कंसीडर करेंगे, और उसको कंसीडर करके आप सबको उसकी जिम्मेवारी देंगे कि आप उसको जिता करके लेकर के आओ। हम जिताऊ लोगों को टिकट देंगे। हम ये नहीं है कि हर किसी को टिकट दे देंगे। और मुझे अब की बार हरियाणा प्रदेश के लोगों पे इतना बड़ा भरोसा है, क्योंकि मैंने खुद ने बहुत मेहनत करी है। मैं लोगों के बीच में बहुत लंबे समय से जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। लोगों ने मुझे आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया। लोकसभा के चुनाव में मुझे ये कहा कि अब हम एक बारी बीजेपी को हरा लेने दें, जैसे ही विधानसभा का चुनाव आएगा हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। हम आपके साथ खड़े होंगे और हर हालत में चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाएंगे। आज समय आ गया, बहुजन समाज पार्टी का हमारा जो गठबंधन है, अगर हमारे से कोई डर ना हो इनको, तो हुड्डा जी जब भी किसी की बात करते हैं राजनीतिक तौर पे, तो सबसे पहले कि आईएनएलडी बसपा तो वोट काटू है। जब तेरे को पता है कि हमारे पास ताकत है तभी हमारा नाम लेता है, औरों का तो नहीं लेता। पार्टियां तो यहाँ एक बना रखी है लोगों ने। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का अपना एक आधार है। हमारा जो वोट पिछली बार हमारे से खिसक करके गया था, वो सारा का सारा वापसी कर गया। और हम हर हालत के अंदर 20 से 25 सीटें जीत करके आएंगे, सरकार हम ही बनाएंगे। बीएसपी के साथ आपका अलायंस है। अब एक मायावती जी के बारे में एक परसेप्शन हो गया है कि अब वो बहुत एक्टिव नहीं है। जो उनके विरोधी हैं वो कहते हैं कि बीजेपी से बहुत कुछ गाइडेड होती हैं। अब सही है गलत है पता नहीं, एक मार्केट में परसेप्शन बना हुआ है। आईएनएलडी का इस वक्त, बीएसपी का इस वक्त आपको क्या आधार लगता है हरियाणा में? बीएसपी का अपना वोट बैंक है। वो है उतना इंटैक्ट जो पहले था? ऐसा है, 1 और 1 11 होते हैं। अब मजदूर और किसान जो है वो इकट्ठा है। आप मुझे एक चीज बताओ, आप इलेक्शन जब आता है तो किसान की और मजदूर की बात करते हो। जब किसान और मजदूर पे विपत्ति आती है तब कोई नहीं जाता उनके साथ। किसान आंदोलन चला, कौन था उसमें? आपने सब शुरुआत इस बात से करी। हाँ, ये हकीकत है। आप अकेले व्यक्ति थे पूरे हिंदुस्तान में चुने हुए प्रतिनिधि। सुनो, आप मजदूर गरीब आदमी जो है, जो दिहाड़ी करता है, वो केवल अपने बच्चों का पेट नहीं पालता। मजदूर जो है भारत का निर्माता है, निर्माण उसने किया है भारत का। अगर लेबर ना होती तो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें नहीं होती, हवाई अड्डे नहीं होते, रेलवे लाइनें नहीं होती, बंदरगाहें नहीं होती, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट नहीं बनते। ये सब उसी की देन है। उस लेबर की वजह से ये सारी चीज़ें आज बनी हैं। किसान जो है उसको आप अन्नदाता कहते हो। हैरानी की बात नहीं है, आंदोलन के बाद जब 750 लोगों ने शहादत दे दी, 200 से ज़्यादा दिन अब किसान आंदोलन फिर चला शंभू बॉर्डर पे। उस दौरान 3-4 लोकसभा के सेशन आए, उसके बाद चुनाव आया। किसी एक व्यक्ति ने किसी मजदूर को टिकट दिया? किसी एक पार्टी ने कभी लोकसभा में ये आवाज़ उठाई कि वो जो 750 किसानों की शहादत है वो हम जाया नहीं जाने देंगे? एमएसपी के लिए कोई बोला? सब अपनी अपनी डफली बजा रहे थे, किसी ने जिक्र तक नहीं किया। अगर ये लड़ाई किसी ने लड़ी है तो हम लोगों ने लड़ी है। और अब किसान को भी मजदूर को भी ये बात समझ में आ रही है
कि तुम्हारा वोट जो 80% है इस देश का, राज्य में तुम्हारा हिस्सा नहीं है, वो अपना हिस्सा नहीं चाहेगा राज्य में। अब की बार की लड़ाई जो है विधानसभा की है, इसकी शुरुआत हरियाणा से होगी कि किसान और मजदूर अपनी सरकार बनाए। जब किसान मजदूर की सरकार बनेगी तब इस देश के अंदर एक संदेश जाएगा कि हमारा वोट केवल किसी को बरगला के देने का नहीं है, किसी के खिलाफ जाकर के देने का नहीं है। हमें अपने वोट का राइट समझना होगा कि हमारे वोट से हम सत्ता बना सकते हैं, बदल सकते हैं। ये काम नहीं हमारा। हमारा वोट जो है उससे हम अपनी सत्ता बना सकते हैं। हम अब की बार अपनी सत्ता बनाएंगे। मजदूर और हरियाणा का जो किसान वो इकट्ठा होगा और अपनी सरकार बनाएगा। एक परसेप्शन एक अभय जी ये बन गया कि हुड्डा जी बड़ा स्ट्रांग, हुड्डा जी भी नहीं कहना चाहिए, कांग्रेस बहुत स्ट्रांग है ना हरियाणा में। और लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को के अंदर उत्साह भी बहुत ज़्यादा है। जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या सोशल मीडिया पे इस तरह की खूब चर्चाएं आप देखते सुनते होंगे। कई लोग कहते हैं कि जो लड़ाई है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच हो जाएगी, तो फिर दूसरी पार्टियों का क्या होगा? ज़्यादा उत्साह है ना जो, वो बहुत तसल्ली कराता है। और ये चुनाव का वक्त हो और मिर्च अगर फ्राइड हो तो इसका भी अलग मज़ा है। और चुनाव में तो इसकी बहुत ज़रूरत है जी। ये जो आप कांग्रेस की बात करते हो, कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई है। कांग्रेस के पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जो ये कह सके वो कि हम पब्लिक के लिए क्या करेंगे। घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं वो लोग। हाँ हाँ, वही तो उसी बात पे आता हूँ मैं। अब हुड्डा कहता है 6,000 रुपये पेंशन करूंगा। हुड्डा जी से ये पूछो कि तू 10 साल चीफ मिनिस्टर रहा, पेंशन बढ़ाई क्यों नहीं? तब किसने रोका था? तब बुजुर्ग याद नहीं आए? याद आने चाहिए थे कि नहीं आने चाहिए थे? तब एक पैसा नहीं बढ़ाया। उसके बाद जो बारी बारी कहता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, ये खत्म किसने करी थी? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कांग्रेस ने इसकी शुरुआत करी। और हुड्डा ने सबसे पहले कांग्रेस की सरकार में जब ये मुख्यमंत्री था उसको हरियाणा में लागू किया। सिर्फ इसलिए सबसे पहले किया कि वो राहुल गांधी को राजी कर सके। इसने किया। अब कहता है कि हम उसको वापस कर देंगे। पहले किया क्यों ये गलत काम भाई? 100 गज के प्लाट की बात करता है। 10 साल रहा, तब क्यों नहीं दिया? देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? तब नहीं दिया। आज अनेक इस तरह की बातें करता है कि हम ये करेंगे। तू 10 साल मुख्यमंत्री रहा, तब नहीं किया, तब तो एक काम नहीं किया। तब तो केवल और केवल किसान की जमीन जो है उसको नोटिस दिए 4 और 6 के 72,000 एकड़ जमीन इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान की छीन ली। सस्ते दाम में छीनी, महंगे में बेची। आज आप देखो ना, जब केएमपी से आते हो, जगह जगह बोर्ड लगा हुआ है मेट सिटी। ये मेट सिटी किसकी देन है? किसकी है मेट सिटी? मेट सिटी जो है अंबानी की है, इसके अडानी की, नहीं इसकी, सॉरी, रिलायंस ग्रुप की, अंबानी की, अंबानी की है। ये जमीन किसने खरीद के दी? किसान को किसने जमीन बेचने पे मजबूर किया? जहाँ के किसान ने नहीं देनी चाहिए इसको, वहाँ हुड्डा ने 4 और 6 के नोटिस दिए, वो जमीन छीन ली उनकी। उसके अलावा आप देखो, कभी पार्सनाथ के यहाँ पे जाके रेड होती है ईडी की, 850 करोड़ का माल पकड़ा जाता है। जितनी जमीनें दफा 4, 6 के नोटिस की थी, इसने सारी रिलीज करी बिल्डरों के साथ मिल करके। स्वयं पैसा कमाने के 10 साल में, और 10 साल में रोजगार में भेदभाव किया हर आदमी के साथ। इसने हरियाणा के अंदर हमारी कम्युनिटी के नौजवानों को बिना मतलब बनवा दिया।
जाते जाते इसने 5 जातियों को कहने लगा कि मैं आरक्षण में शामिल करता हूँ, 10% अलग से आरक्षण देंगे हम इनको। वो आधा अधूरा किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। लोगों ने, क्योंकि उनको मिला हुआ अधिकार था, वो लेना चाहते थे। बीजेपी ने भी उनको समझ दिखाया कि हम आपको जरूर देंगे। आखिर उनको एजिटेशन करने पे मजबूर किया और 32 लोगों को जान गंवानी पड़ी। आज भी कुछ नहीं हो रहा उसका। ये सारी चीजें करी किसने? अब कहते हैं कि हमारी सरकार बना दो। दोबारा बनना है सरकार बना के, दोबारा ये प्रदेश लुटवाना है लोगों ने। इसके कितने एमएलए हैं जो इसके करीबियों में से है, चाहे वो सुरेंद्र पवार है, चाहे कृष्ण छोकर है, ये आपका धर्म सिंह छोकर है, चाहे वो रावदान सिंह है। हजारों हजारों करोड़ के मालिक बने बैठे हैं, जिनके पास रहने को मकान नहीं था। कहाँ से आया पैसा? बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बन गए। लोगों का जमीन, मतलब एक कंपनी बना ली और उसको ऐड दे दी कि हम यहाँ पर ये फ्लैट बना रहे हैं। लोगों ने बुकिंग कर दी, जमीन है ही नहीं, पैसा खा गए। इतना बड़ा फ्रॉड किया। ठीक है, ये जो आप कह रहे हैं हुड्डा साहब के बारे में या कांग्रेस के बारे में, और कांग्रेस के बारे में जब भी जिक्र होता है तो आप लोग सीधे हुड्डा जी का ही नाम लेते हैं, एज इफ तो हुड्डा चीफ मिनिस्टर है। हाँ, इस मतलब अब तो नहीं है, नहीं रहा है कि नहीं रहा है? रहे हैं 10 साल रहे। अब 2014 तक तो 10 साल वही थे। नहीं बनेगा, अब कभी भी नहीं बनेगा। बीजेपी के बारे में सॉफ्ट हो जाते हैं आप लोग, ये आरोप लगता है। आप मुझे ये बताओ, बोलते बहुत हैं। नहीं, आप मुझे एक चीज बताओ जी, विधानसभा में भाजपा की सरकार को सबसे ज्यादा किसने घेरा? कांग्रेस वाले तो शेरोशायरी करते हैं विधानसभा में, करते हैं नहीं करते? हाँ, खूब करते हैं, दोनों तरफ से होता है। घेरता कौन है? कांग्रेस को, बीजेपी को। लोगों की बात कौन उठाता है? इश्यूज कौन रेज करता है? ये कांग्रेस की एक गेम है बदनाम करने की। क्या भाजपा से मिले हुए? भाजपा से तो हुड्डा मिला हुआ है पूर्ण रूप से। कितनी बार मैंने आपको ये बात बताई है, आप उससे पूछो। आप एक काम करो, आप हुड्डा जी को मेरा निमंत्रण दो कि खुले मंच पे आओ। ये तो बहुत अच्छा है, मतलब होना भी चाहिए कि चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट जो भी हैं या अपने पार्टी के सर्वे सरवाए हैं, जैसे यूएस वगैरह में भी होता है कि प्रेसिडेंशियल स्पीच के लिए, या तो उसके लिए तैयार हैं आप? कि मैं कहता हूं भी मेरी तरफ से आप उनको निमंत्रण दें कि खुले मंच पे चलते हैं। आप मेरे पे आरोप लगाते हो और मैं आपके बारे में कहता हूं। आप साबित कर दो कि मैं भाजपा से मिला हूं और मैंने भाजपा की यहां मदद करी है, मैं उसी दिन राजनीति छोड़ के घर बैठ जाऊंगा। तो ये ओपन चैलेंज तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, हुड्डा को, बीजेपी को भी है साथ में। मैं दोनों का, बीजेपी का और हुड्डा का, ये साबित कर दूंगा कि ये दोनों मिले हुए। आप लोग मोहर लगाओगे इस बात पे कि हाँ बिल्कुल ठीक है। प्रदेश की जनता कहेगी कि बिल्कुल जो बात मैंने कही है वो स्टिक है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं ये साबित कर दूं तो फिर हुड्डा को प्रदेश की जनता से माफी मांग करके घर बैठ जाना चाहिए। तो सारा दिन झूठ बोलते हैं बाप बेटा दोनों, स्वयं झूठ के कोई काम नहीं है। झूठ का नतीजा आप अब देखना, जब टिकटें अनाउंस होंगी इनकी 2 दिन में, 1 दिन में, उस दिन आप देख लेना कि घर से बाहर निकल जाए, मुझे कह देना, लोग कपड़े फाड़ देंगे। एक चीज मुझे बताइए कि जैसे लोकसभा चुनाव में भी हुआ है ना, ये बड़ा गंभीर मसला भी है। कई बार मैं ये कहता हूं कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब की सब अच्छी हैं, सबके सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कई दफा क्या होता है कि 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा, चौथा, पांचवा जो है वो पिस जाता है। अब माहौल प्रो अगेंस्ट अगर बन गया तो उसका नफा होगा, नुकसान होगा दूसरी पार्टियों को। हमारा अपना संगठन है भाई,
हमारा अपना वोट बैंक है। ये ठीक है कि एक बार वो वोट जो है इधर से उधर हुआ, लेकिन अब हमारा जो साथी है उसको ये समझ में आ गया कि हमें सरकार बनानी है। मैंने आपको बड़ा खुल के बताया, ये मजदूर और किसान की सरकार बननी है। अब मजदूर किसान इकट्ठा होगा, उसमें हमारा वोट नहीं, जिस गरीब आदमी का वोट बरगला के लिया जाता था वो सोचेगा अब की बात कि मैं अपना वोट कहाँ काट। अब सरकार की लड़ाई है। अच्छा, अब तो ये सरकार- लगता नहीं है कि मतलब ये कांग्रेस और वर्सेस बीजेपी होगी? ना मतलब ही नहीं है। अच्छा, कई लोग ये कहते आप हैं खुद कि खुद तो आप ये मानते हो, कई लोग ये कहते आप हैं, ऑफ द रिकॉर्ड तो ये मानते हो ऑफ कि द रिकॉर्ड नहीं, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ नहीं आप ऑफ द कि रिकॉर्ड कई मेरा लोग नहीं मान ये लेते कहते बात। हैं, कई लोग ये कहते हैं कि जो हरियाणा में चुनाव पार्टी ओरिएंटेड या पर्सनालिटी कल्ट ओरिएंटेड था वो आहिस्ता आहिस्ता कैंडिडेट ओरिएंटेड हो गया है या होता जा रहा है। कई ऐसे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि टिकट बंटवारे को लेकर के जिस तरीके से लेट लतीफ़ी हुई या मंथन का दौर चला, उसकी वजह से ये जो चुनाव है ये कैंडिडेट ओरिएंटेड होता जा रहा है। अगर ये हो गया, मान लीजिए 100% या 90% या 80% तो मैं कह रहा हूं कैंडिडेट ना, कांग्रेस ओरिएंटेड। भाजपा सत्ता में नहीं आ सकती, इसीलिए नहीं आएगी अच्छा, कि यहाँ तो हर आदमी को उम्मीदवार बना दिया। उसका नतीजा देखना, आप कभी भुगते नहीं ये लोग। अच्छा, एक आईएनएलडी का मैं देख रहा था कि बेरोजगारी भत्ता इतना दे देंगे, ये इतना दे देंगे, वो उतना दे देंगे, 21-21 आप हजार एक काम करो, 21-21 हजार रुपया आप दे देंगे, आप तो एक- उसका गुणा भाग आपने किया है इकोनॉमिक्स? आप एक काम करो ना जी, हमने गुणा भाग करके सारी चीजें तय करी है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 2000 से 2005 में मुख्यमंत्री थे। उस वक्त एक अप्लाइमेंट एक्सचेंज होती थी हमारे यहाँ बेरोजगार लोगों के लिए, उसमें वो नाम अपना दर्ज कराते थे और उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता था, नौकरियां मिलती थी। अब तो वो खत्म कर दिया गया। अब तो कौशल रोजगार बन गए, नाम तो कौशल है और है धंधा दूसरा। उस वक्त जो बच्चे बेरोजगार थे, जिन्होंने उसमें नाम दर्ज कराए होते थे, हमारी सरकार ने उनको बेरोजगारी भत्ता दिया 11,000 रुपया महीने का। उस वक्त में जब बजट था 22,000 करोड़ का, अब बजट है 3.5 लाख करोड़ का। 21,000 क्यों नहीं देंगे? कौन रोकेगा? आप मुझे बताओ। तब जनसंख्या कुछ थी, अब जनसंख्या कुछ है, तो इतना तब बेरोजगारों बजट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बजट कितना बढ़ गया? बजट तो कई गुना बढ़ गया। कई गुना बढ़ गया। उसके बाद अब ये भी तो है ना कि बेरोजगारी है, लेकिन उस वक्त की 100 रुपये पेंशन जो थी, जो चौधरी देवलाल ने बनाई थी, आज उसको अंकों के 100 रुपये का 10,000 से भी ज्यादा है। तो क्या वो पेंशन नहीं बढ़नी चाहिए? हाँ, चूंकि जो फ्री वाला है ना, हाँ, पहली बात ओपीएस, तो- बगल में हिमाचल है, वहाँ मुख्यमंत्री कह अरे रहे भाई, हैं कि हम अब तो- एमएलए को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, पैसा नहीं है। हम तो आप ये मान के चलो कि बेरोजगारी खत्म करेंगे। 2 लाख पोस्टें वेकेंट है हरियाणा में, उनको भरेंगे। उसके बाद बहुत सारी ऐसे योजनाएं लेकर के आएंगे। आज की डेट के अंदर पूरे यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में बहुत सारी स्किल डेवलप की ज़रूरत है। आप उनकी यूनिवर्सिटियों के साथ टाइप करो, आप उनको बुलाओ, जॉइंट वेंचर में काम करो, यहाँ लड़कों को ट्रेन करो, लड़कियों को ट्रेन करो, भेजो। जो भी जॉब है, कोई कमी नहीं है। आज नर्सिंग स्टाफ की इतनी बड़ी कमी है लंदन के अंदर। मेरे एक साथी है जो वहाँ पे डॉक्टर भी और नर्सेज भी प्रोवाइड करवाते हैं, अलग अलग मुल्कों से लेकर के आते हैं। उन्होंने मुझे अनेक बार ये बात कही है कि आप किसी को भी, आपके यहाँ पे अगर इस तरह के बच्चे हैं जो आना चाहते हैं, हम उनको वीज़ा भी देंगे, हम उनको वर्क परमिट भी देंगे और उसके बाद 5 साल में उनको यहाँ परमानेंट बना देंगे, कोई रहना चाहेगा तो करने वाला चाहिए। यहाँ करने की सोच नहीं है, यहाँ तो खाने की सोच वाले लोग हैं। हमने काम किए हमेशा। आपने अभी बातचीत के दौर में कहा कि 20 से 25 सीटें
आपको उम्मीद है कि आप जीत करके आ जाएंगे, लेकिन सरकार तो 46 पे बनेगी। ऐसा है, इस देश में एक अकेले एमएलए को भी चीफ मिनिस्टर बना। हाँ बना है, मधु कोड़ा झारखंड। जब दोनों के पास बहुमत नहीं होगा तो सरकार हम बनाएंगे एक नहीं। तो आपको लगता है कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं होगी, तो किंग मेकर की भूमिका में आप होंगे, तो आपको क्यों मुख्यमंत्री बना देंगे? कहेंगे ठीक है आप समर्थन दे दीजिए, मंत्रालय ले लीजिए। अभय सिंह चौटाला दुष्यंत चौटाला नहीं है। जो किसी पता है मुझे कि दुष्यंत चौटाला के चाचा हैं। नहीं, जो किसी के दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाएगा, कोई हमारे पास चल कर के आएगा, हम इसलिए इस बात पे रहेंगे कि हमने जो अपने मैनिफेस्टो में बात की उसको 1 साल में पूरा कर दें। किसी दूसरे के साथ मिलकर के आप सरकार बनाओ, वो आपको आपके मैनिफेस्टो को भी लागू नहीं होने देगा। आप देखते जाओ, आगे तारीख कोई दूर नहीं हो, तो आज 10 तारीख होगी, 2 दिन बाद नॉमिनेशन खत्म है, 5 को इलेक्शन है, ये टाइम पता ही नहीं चलता चुनाव का। 8 को नतीजे आएंगे, आपसे मेरी बात होगी। तो 8 तक का इंतजार कर लेते हैं। जरूर। हाँ? तो मतलब 8 को फिर फोन करूं तो उठा लीजिएगा फोन? मेरा फोन तो आपका उठाया कब नहीं, ये बताओ पहले। तो मतलब आपको लगता है कि हंग असेंबली की तरफ हरियाणा बढ़ रहा है, किसी को मेजोरिटी एब्सोल्यूट मेजोरिटी की तरफ कोई नहीं है, और वैसी स्थिति में आईएनएलडी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी? आपको क्या लगता है? मुझे तो आप लोग सबसे पूछता रहता हूँ, पूछ करके बताता रहता हूँ, उसी में गुणा भाग करता रहता हूँ। आपसे पूछने की शुरुआत आपसे ही की है। मुझे आप ऑफ द रिकॉर्ड तो बता देना। हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड बहुत कुछ, मतलब यही सब आप ही लोगों से पूछता रहता हूँ। तो 8 तारीख का इंतजार करें, है ना? और दूसरी बात है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी को नहीं। बिल्कुल। और तीसरा है कि आप खुले मंच पर जितने पार्टियों के जो करता धरता है उनके साथ ओपन डिबेट के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100%। मैं तो कहता हूँ लोगों को, प्रदेश की जनता का भ्रम तोड़ने का ये सबसे बड़ा तरीका है। ठीक है, मैं चलाऊंगा, और इसकी और कौन आते हैं कौन नहीं आते हैं ये भी तय हो जाएगा, अगर और उसको आप एक काम करो। कंडक्ट करने की जिम्मेवारी भी मैं लेता हूं। आप एक काम करो जी, प्रदेश की जनता को एक बड़ा सही मैसेज आएगा कि कौन बेईमान है और कौन जो है पब्लिक का हितैषी है। मेरी तरफ से चैलेंज तो दो ही दो। आप अपनी तरफ से एक मंच की तारीख रख दो कि ये मैंने मंच लगा लिया, ये तारीख है, और मैं इन सबको इनवाइट कर रहा हूँ, जो मंच पे आएगा मैं उसके साथ सारी बातचीत करूँगा। ये भी ठीक है। सबसे एक राउंड, लेकिन पहले सबसे औपचारिक एक बार इन्विटेशन दे करके फिर एक डेट तय कर देते हैं बस। हा? अगर कोई आ जाए हाँ, मैं कुछ स्वागत करूंगा सबका, अगर नहीं आए तो फिर तो आपको कुर्सी खाली रहेगी। खाली नहीं, फिर आपको खुल के बोलना पड़ेगा हाँ। कि ये लोग कहीं ना कहीं बेईमान है, इसलिए नहीं आ रहे। मतलब आपको तो देखा है मैंने, रेगुलर प्रोग्राम में कुर्सी खाली रह जाती है नेम प्लेट के साथ। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी बातचीत करने के लिए। और अभय जी ये कह रहे हैं कि किसी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलेगी। वैसी स्थिति में आईएनएलडी बहुत ही निर्णायक भूमिका में आ सकती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कह रहे हैं कि ओपन डिबेट के लिए तैयार हैं, बल्कि ये अपनी तरफ से कह रहे हैं कि जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जितने नुमाइंदा हैं जो करता धरता है वो एक मंच पर आए और हरियाणा से जुड़े मसले पर बातचीत हो। अच्छा सुझाव है और निमंत्रण सभी लोगों को स्वीकार करना चाहिए। और मैंने अभय जी को कहा कि इसके लिए एक निष्पक्ष भूमिका में एंकर या कोऑर्डिनेटर की जवाबदेही भी मैं लेने को तैयार हूं, और कोई एक मंच आए जिस पे हरियाणा की बातचीत होनी चाहिए। बाद बाकी 8 अक्टूबर का इंतज़ार कीजिए, हम भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए, अभय जी भी करेंगे और बाकी सब लोग करेंगे। 12-1 बजते बजते ये समझ में आ जाएगा कि लड्डू का ऑर्डर किसके यहाँ से हलवाई के यहाँ जा रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।